हेलो एवरीवन, आप सब लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना जा रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस किया था और टॉर्च में टी से टॉक्सोप्लाज्मोसिस हमने क्लियर किया था। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आर पे। ओ की जितनी भी डिजीज है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं आर से, और आर से रहेगा आपका रूबेला इन्फेक्शन। कौन सा? रूबेला इन्फेक्शन। और रूबेला इन्फेक्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, क्योंकि हमें रूबेला के वो सारी फाइंडिंग देखनी है जो कि एक बच्चे में इंट्रायूटेराइन लाइफ क्या हुआ हो, रूबेला का इन्फेक्शन हुआ हो। वैसे जनरल लाइफ में भी बच्चों में रूबेला का इन्फेक्शन होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं इंट्रायूटेराइन लाइफ में अगर किसी फीटस को रूबेला का इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और फाइंडिंग देखने को मिलती है जिसको आप क्या बोलते हो, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम बोलते हो। तो ये रूबेला बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज्यादा फीटस पे डैमेजिंग इफेक्ट लाने वाला क्या है, प्रॉब्लम से। तो हम सबसे पहले कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम पढ़ने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस रूबेला के बारे में कि ये रूबेला है क्या। ठीक है, तो अगर हम वन बाय वन अगर बात करें सबसे पहले इस रूबेला की कि रूबेला है क्या, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रूबेला आप कहते हो कि रूबेला एक वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि रूबेला वायरस। ठीक है, तो इसमें ना तो आपको ये कभी कंफ्यूजन होगा कि रूबेला का पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो रूबेला वायरस। रूबेला क्या होता है? वायरस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये एक वायरस है। तो ये तो एक कॉमन क्वेश्चन था, ऑटोमेटिक क्लियर हो गया कि रूबेला एक वायरस होता है। ठीक है, पर अगर आपसे पूछा जाए कि रूबेला कैसा वायरस है, रूबेला वायरस कैसा वायरस है, तो याद रखना ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, एसएसआरएनए वायरस। कौन सा होता है? एसएसआरएनए वायरस। और इसी रूबेला का दूसरा नाम है जर्मन मीजल्स। तो अगर कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि रूबेला इन्फेक्शन का दूसरा नाम, तो ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स और 3 डे मीजल्स। जर्मन मीजल्स और 3 डे मीजल। 3 डे मीजल्स या जर्मन मीजल्स की बात करें तो किसकी बात कर रहा है? रूबेला इन्फेक्शन की। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, कई बार आपको क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये जो रूबेला इन्फेक्शन है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो याद रखना इंक्यूबेशन पीरियड, और ये लगभग 7 to 14 डेज तक का होता है। कितना? 7 से 14 दिन का। 14 to 17 डेज, सॉरी 7 to 14 डेज, यानी लगभग 7 डेज से लेकर 14 दिन का क्या होता है? रूबेला का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, इसकी कम्युनिकेबिलिटी हमें कब देखने को मिलती है? कम्युनिकेबल कब होता है? तो कम्युनिकेबल में अगर हम बात करें तो रेसेस स्टार्ट होने के 5 डेज पहले से लेकर रेसेस अपीयर होने के 6 डेज बाद तक भी इसकी कम्युनिकेबिलिटी रहती है, यानी रूबेला इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं 5 डे बिफोर एंड 6 डेज आफ्टर रेसेस, यानी कि रेसे अपीयर होने के 5 दिन पहले और 6 दिन बाद तक इसका क्या होता है? कम्युनिकेबल पीरियड होता है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड मैंने 7 to 14 लिखा है, थोड़ा सा अगर मैं इसमें करेक्शन करना चाहूं तो अभी कुछ लेटेस्ट इसका आंसर 14 to 21 डेज तक, 14 to 21 डेज तक, मोस्टली तो 14 डेज, क्योंकि 7 to 14 या फिर 14 to 21 डेज। पर अगर अभी के आंसर की बात करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, बताने में थोड़ा मेरे से मिस्टेक हुआ, याद रखना 14 to 21 डेज। कितना? तो 14 से 21 दिन। कम्युनिकेबल कब होता है? इसमें कब ट्रांसमिशन होने का रूबेला इन्फेक्शन दूसरे में फैल जा सकता है बच्चा, तो 5 डेज बिफोर से लेकर 6 डेज आफ्टर रेसेस तक। अगर इसकी मैं बात करूं यूजुअली एज क्या होती है रूबेला इन्फेक्शन डेवलप होने की, यानी मेनली किस एज ग्रुप में रूबेला का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो यूजुअल एज ऑफ रूबेला इन्फेक्शन, कि रूबेला इन्फेक्शन की यूजुअल एज या मोस्टली कौन सी एज ग्रुप में रूबेला का इन्फेक्शन देखा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा सर लगभग 3 to 7 ईयर ऑफ एज। लगभग 3 से 7 साल के बच्चों में मेनली रूबेला का क्या देखने को मिलता है? इन्फेक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों में ये रूबेला का इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, तो अगर मैं रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं, रूट ऑफ ट्रांसमिशन की तरफ अगर बढ़ते हैं कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन रूबेला का क्या रहेगा, तो सबसे पहला बोल रहा हूं मैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कौन सा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फ्रॉम रिस्पायरेटरी सिक्रेशन, कि रिस्पायरेटरी सिक्रेशन के साथ डायरेक्ट अगर कांटेक्ट आए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो, तो उस केस में क्या हो सकता है? रूबेला का ट्रांसमिशन हो सकता है, पहला। दूसरा मैं अगर बात करूं तो ट्रांसप्लेसेंटल वर्टिकल ट्रांसमिशन। दूसरा किस रूट से हो सकता है? ट्रांसप्लेसेंटल वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब सुनना क्वेश्चन को ध्यान से, अगर मैं एक्वायर्ड रूबेला की बात करूं कि बच्चे में रूबेला का इन्फेक्शन हुआ था कब? अपनी जनरल लाइफ में। तो हम सबको भी अगर रूबेला का इन्फेक्शन हुआ होगा तो मेनली जो रूबेला का इन्फेक्शन था वो 3 to 7 ईयर एज में देखने को मिला था, और उसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, यानी रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से अगर ड्रॉपलेट बने और वो ड्रॉपलेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो उस कंडीशन में रूबेला का इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम कंजेनाइटल रूबेला की बात करें, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम्स की बात करें, तो उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा? तो ट्रांसप्लेसेंटल वर्टिकल ट्रांसमिशन या वर्टिकल ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, ये कारण रहेगा कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम।
कि रूबेला सिंड्रोम, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या रहेगा? तो आंसर क्या है? ट्रांसप्लेसेंटल और वर्टिकल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा जाए कि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा, तो ट्रांसप्लेसेंटल वर्टिकल ट्रांसमिशन। अगर किसी बच्चे में रूबेला का इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में कोई मेजर सिम्टम्स नहीं है, जनरली उसको फीवर देखने को मिल सकता है, उसके अंदर रनिंग नोज देखने को मिल सकता है, बच्चे में लेथार्जिक कंडीशन आ सकती है। तो कुछ माइनर फाइंडिंग्स है जो हम देखते हैं, एक बच्चा जिसको क्या होता है? रूबेला का इन्फेक्शन होता है। वही अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम की तरफ, कि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हुआ तो हमें कौन कौन सी फाइंडिंग देखने को मिल सकती है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कैसे हो सकता है। तो नेक्स्ट वन हम बढ़ते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम की ओर। अगर वही मैं बोलूं कि कंजेनाइटल, इतने टाइम हमने पढ़ा था कि अगर जनरल लाइफ में रूबेला का इन्फेक्शन हो जाए, या रूबेला क्या है? तो वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड एक आरएनए वायरस है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड अराउंड 14 टू 21 डेज होता है, जो कि 3 से 7 साल की एज ग्रुप में मेनली बच्चों को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, एक्वायर्ड रूबेला का। वही अगर हम कंजेनाइटल रूबेला की बात करें तो मेनली वर्टिकल ट्रांसमिशन या ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन है, वो मेनली देखने को मिलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कंजेनाइटल रूबेला की ओर, कि कंजेनाइटल जो रूबेला है, जो कंजेनाइटल रूबेला है वो कैसे हो सकता है। तो अगर किसी मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रूबेला का इन्फेक्शन हुआ हो, यानी मदर में रूबेला का वायरल लोड अगर हमें देखने को मिले, तो उस कंडीशन में ये रूबेला इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है उस फीटस को। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा मैटरनल वायरीमिया एसोसिएटेड विद रूबेला इन्फेक्शन, मैटरनल वायरीमिया एसोसिएटेड विद मैटरनल इन्फेक्शन, यानी मैटरनल वायरीमिया एसोसिएटेड विद मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप इन्फेक्शन टू फीटस और प्लेसेंट। कि अगर सुनना ध्यान से, कि अगर मां में मैटरनल वायरीमिया एसोसिएटेड विद, यदि मां के अंदर वायरल लोड बढ़ा हो, किसका? इस रूबेला का, एसोसिएटेड विद मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कब? प्रेगनेंसी के टाइम, उस कंडीशन में इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है फीटस और प्लेसेंटा का। कौन सा इन्फेक्शन? तो रूबेला का इन्फेक्शन। यानी अब ये रूबेला इन्फेक्ट कर सकता है किसको? फीटस को, या फिर किसको करेगा? प्लेसेंटा को करेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर जो मेन, अगर हम पैथोलॉजी की बात करें कि मोस्ट कॉमन क्या पैथोलॉजी रहती है, या पैथोजेनिसिटी होने का या रूबेला इन्फेक्शन होने का चांसेस क्या रहता है, मेनली कब इसके अंदर इन्फेक्शन होने का चांसेस रहेगा, तो ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे की जेस्टेशनल एज क्या है, 8 बर्थ जेस्टेशनल एज क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि रूबेला का इन्फेक्शन कितना सीवियर होगा, या कैसे कैसे ये क्या करेगा, उसमें डैमेजिंग करेगा। तो याद रखना पैथोजेनिसिटी ऑफ, या मैं बोलूं मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर पैथोजेनिसिटी फॉर रूबेला इन्फेक्शन अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर रहेगा, सुनना, मोस्ट कॉमन फैक्टर पैथोजेनिसिटी फॉर रूबेला इन्फेक्शन की वो कौन सा फैक्टर है जो कि मेनली उस रूबेला पैथोजन के लिए क्या होता है, उसकी पैथोजेनिसिटी के लिए, उसके डैमेजिंग इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं आंसर करूंगा जेस्टेशनल एज एट टाइम ऑफ इन्फेक्शन, कि जब बच्चे को इन्फेक्शन हुआ था उस टाइम उस बच्चे की जेस्टेशनल एज क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि उस रूबेला की पैथोजेनिसिटी क्या रहेगी, यानी रूबेला कितना खतरनाक रहेगा, कितना उसका डेविस्टेटिंग इफेक्ट, या मैं बोलूं कि फिटल पे कितना डैमेजिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है उस बच्चे का जेस्टेशनल एज क्या है एट टाइम ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन के चांसेस कब रहते हैं, सुनना ध्यान से, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि रूबेला मेनली ट्रांसमिट होता है, कब इसकी मैक्सिमम चांसेस होते हैं, तो मैं अगर बात करूं इफ रूबेला बिफोर 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 11 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले अगर रूबेला का इन्फेक्शन होता है, तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, मेजर एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी? मेजर एब्नॉर्मलिटी, या फिर फिटस पे क्या आएगा, बहुत ज्यादा डैमेजिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। वही मैं अगर बात करूं, अगर ये आपका रूबेला का इन्फेक्शन, इफ रूबेला आफ्टर 16th वीक ऑफ जेस्टेशन या 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी लगभग 16 वीक पर पहुंच गई है, 16 सप्ताह के बाद अगर प्रेगनेंसी है और उसके बाद अगर रूबेला का इन्फेक्शन हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि नो मेजर एब्नॉर्मलिटी, किसी भी टाइप की मेजर एब्नॉर्मलिटी आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि फीटस पे जो पैथोजेनिक इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि उस बच्चे की जेस्टेशनल एज क्या है। तो अगर मैं 11th वीक से पहले बात करूं, 11 सप्ताह से पहले अगर रूबेला इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें मुझे मेजर एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी। अगर वही रूबेला इन्फेक्शन 16th वीक के बाद होता है, तो उस कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, नो मेजर एब्नॉर्मलिटी, यानी कोई खास मेजर एब्नॉर्मलिटी रूबेला सिंड्रोम के साथ मोस्टली देखने को नहीं मिलती है। तो मैक्सिमम जो रूबेला का इन्फेक्शन के बाद रूबेला सिंड्रोम होने के जो चांसेस है वो किस जेस्टेशन एज से पहले मैक्सिमम देखने को मिलता है, तो मैक्सिमम 11 वीक, और अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या रहेगा आपका आंसर, बिफोर 16 वीक, या फिर मैं कह सकता हूं बिफोर 16 वीक, यानी 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले भी इसके चांसेस कैसे रहेंगे, मेजर रहेंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नेक्स्ट वन सेम आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी तो रूबेला का इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन होने के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन उसके फीटस पे आने वाले इफेक्ट क्या रहेंगे, कम रहेंगे, क्योंकि तब तक ऑर्गन का फॉर्मेशन हो चुका है। और जितना जल्दी ट्रांसमिशन होगा रूबेला, जितना अर्ली प्रेगनेंसी में रूबेला का इन्फेक्शन होगा, उतना ही चांसेस है उस बच्चे में कि उसमें मेजर एब्नॉर्मलिटी क्या करोगे, देखोगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं रिस्क ऑफ फिटल ट्रांसमिशन इंक्रीज विद एडवांसिंग प्रेगनेंसी, रिस्क ऑफ
रिस्क ऑफ fetal transmission increase with advanced pregnancy but chances of fetal damage decrease लेकिन फिटल में जो चांसेस होते हैं डैमेज की इफेक्ट होते हैं वो कैसे हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं किसके साथ, एक रूबेला इन्फेक्शन के साथ। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि रूबेला इन्फेक्शन मेनली कब फेटल होता है, मेनली कब वो फिटस पे इफेक्ट करता है, तो 11th वीक से पहले या फिर 11th वीक नहीं मिले तो 16 सप्ताह से पहले। और अगर इसके बाद की बात करूं मैं तो 16th वीक के बाद नो मेजर एब्नॉर्मलिटी, यानी कोई बहुत ज्यादा बड़ी एब्नॉर्मलिटी हमें रूबेला इन्फेक्शन के साथ देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की तरफ कि कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स है वो रूबेला सिंड्रोम के साथ देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रूबेला सिंड्रोम। और अगर क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके क्लासिकल ट्रायड की। क्लासिकल ट्रायड, क्लिनिकल फीचर्स, और क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले हम बात करने वाले उसके क्लासिकल ट्रायड की कि कौन कौन से क्लासिकल फीचर्स है वो रूबेला सिंड्रोम के साथ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं क्लासिकल ट्रायड, क्लासिकल ट्रायड। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, क्लासिकल ट्रायड में आप क्या देखने को मिलोगे, कौन कौन से 3 फीचर्स हमें देखने को मिलता है। क्लासिकल प्रेजेंटेशन क्या रहेगा रूबेला सिंड्रोम का, तो आपने एक निमोनिक सुना होगा CDC, C और C। ठीक है, अब सी से सबसे पहला रहेगा कैटरैक्ट, सी से रहेगा कैटरैक्ट। और कैटरैक्ट भी कौन सा, कंजेनाइटली, क्योंकि बच्चा बाई बर्थ कैसा है, कैटरैक्ट से सफर कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल कैटरैक्ट, कंजेनाइटल कैटरैक्ट। क्योंकि कैटरैक्ट तो हम ओल्ड एज में देखते हैं, ऑपोसिटी ऑफ लेंस तो हम ओल्ड एज में देखते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इस बच्चे की जिसको रूबेला सिंड्रोम हुआ है तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, कंजेनाइटली कैटरैक्ट देखने को मिलता है। क्या देखोगे आप, कैटरैक्ट देखोगे। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े, कंजेनाइटल कैटरैक्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन ओक्यूलर प्रॉब्लम कौन सी देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन आई की कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के साथ, तो आंसर क्या रहेगा आपका, कंजेनाइटल कैटरैक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन हम आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा में और क्या देखने को मिलता है, तो डी से आता है डेफनेस, यानी बच्चा कैसा रहेगा, बहरा रहेगा, उसको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, डेफनेस। आप सुनना बेटा ध्यान से, ये डेफनेस क्यों करता है, तो ये मेनली डैमेज करता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को, डैमेज करता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, डैमेज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, डैमेज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ठीक है, सुनना ध्यान से, डैमेज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई यानी इनर ईयर को ये मेनली डैमेज करता है, इसलिए इसमें क्या देखने को मिलता है, डेफनेस देखने को मिलता है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा था कि किस टाइप की डेफनेस देखने को मिलती है, तो सुनना, आपने टाइप्स कुछ पढ़े होंगे जब आप नर्सिंग में या फर्स्ट ईयर की क्लासेस जब आप पढ़ रहे थे, तो आपने सुना होगा कि एक तो हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं, एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और एक मिक्स हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस मेनली अगर बोन ऑसिकल्स यानी ऑसिकल्स की, ईयर ऑसिकल्स की अगर प्रॉब्लम हो, मेलियस, इंकस और स्टेपिस जो आप बोन बोलते हो, तो उस ऑसिकल्स में, उस बोन में किसी भी टाइप की एब्नॉर्मलिटी हो और अगर कंडक्शन पुअर हो तो उस कंडीशन में बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सेकंड वन आता है जिसको हम सेंसरी हियरिंग लॉस बोलते हैं कि इनर ईयर की प्रॉब्लम या वेस्टिबुलो-कोक्लियर नर्व, एट क्रेनियल नर्व के डैमेज होने की वजह से जो हियरिंग लॉस आता है, जिसको अपन सेंसरी हियरिंग लॉस बोलते हैं या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। और मिक्स की बात करूं तो अगर दोनों एक साथ देखने को मिले तो हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड हियरिंग लॉस। हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपको डैमेज हुआ है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जब डैमेज होगा ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जब डैमेज होगा तो उस कंडीशन में हमें कौन सा हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एक बच्चा जो कि सफर कर रहा है, एक बच्चा जो कि सफर कर रहा है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम से, तो उसमें किस टाइप का डेफनेस हमें देखने को मिलता है, तो आंसर रहेगा आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कौन सा रहेगा, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस टाइप का हियरिंग लॉस देखने को मिलता है, तो आपका आंसर रहेगा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम सी से, और सी से आता है कंजेनाइटल कार्डियक डिजीज। कौन सा, कंजेनाइटल कार्डियक डिजीज। तो मैं कह सकता हूं सी से कंजेनाइटल कार्डियक डिजीज, कंजेनाइटल कार्डियक डिजीज। और कंजेनाइटल कार्डियक डिजीजेस के अंदर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन कौन सी कंजेनाइटल कार्डियक डिजीज देखने को मिलती है रूबेला सिंड्रोम के साथ, तो याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन रूबेला सिंड्रोम की, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कौन सी देखने को मिलती है रूबेला सिंड्रोम के साथ, तो सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा आपका पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस अगर आपको ये ऑप्शन में ना मिले तो इसके बाद आप जाओगे वीएसडी पे, और अगर वो भी ना मिले तो फिर आप आंसर क्या रहेगा, एसडी। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन कौन सा देखने को मिलता है, तो पीडी, मोस्ट कॉमन कौन सा रहेगा, पीडी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है कि रूबेला सिंड्रोम के अंदर हमें कौन सी मेजर कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, तो आंसर रहता है हमारा पीडी, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन रूबेला सिंड्रोम, दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्लासिकल ट्रेड के बाद और कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कि हम कंजेनाइटल कैटरैक्ट के साथ हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम वन बाय वन देखते हैं। अगर पहला जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि क्लासिकल फीचर्स क्या रहता है रूबेला सिंड्रोम का, तो कंजेनाइटल कैटरैक्ट, दूसरा डीफनेस, वो भी कौन सा, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और थर्ड वन कंजेनाइटल कार्डियक डिजीज। और कंजेनाइटल कार्डियक डिजीज में पीडीए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि अगर उसको बच्चा है वो डायबिटिक मदर का है तो उस कंडीशन में कौन सा हो रहा था, तो आपने पढ़ा था बीएसडी। आज मैं वापस से कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की बात कर रहा हूं जिसका नाम है
कि हम अगर रूबेला सिंड्रोम हुआ तो किस टाइप का कंजेनिटल मालफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, पेटेंट डक्टल एटरोसिस रहेगा। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम के साथ हम देखते हैं। तो नेक्स्ट वन हम बोलूंगा कि इस बच्चे में भी माइक्रोसिपेली होने का चांसेस रहेगा, माइक्रोसिपेली। और जब माइक्रोसिपेली रहेगा तो इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी भी रहेगा, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी मैं कह सकता हूं कि मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, या फिर मैं अगर इसको माइक्रोसिपेली या फिर मेंटल रिटार्डेशन और लर्निंग डिसेबिलिटी, और लर्निंग डिसेबिलिटी ज्यादा अच्छा रहेगा, लर्निंग डिसेबिलिटी। ऐसा क्यों होता है, तो इसके साथ में थायराइड डिस्फंक्शन भी देखने को मिलते हैं, ड्यू टू थायराइड डिस्फंक्शन, ड्यू टू थायराइड डिस्फंक्शन। थायराइड डिस्फंक्शन की सर, थायराइड डिस्फंक्शन होने की वजह से इस बच्चे में मुझे क्या देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन और लर्निंग डिसेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ में अगर आप और आगे बढ़ूं कि और कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो मां में भी इस रूबेला इंफेक्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो बिल्कुल आती है। इसका जो बच्चा रहेगा वो कैसा हो सकता है, प्री मैच्योरिटी रह सकती है, प्री मैच्योरिटी के साथ बच्चा लो बर्थ वेट भी हो सकता है, इस मदर में अबॉर्ट होने के चांसेस भी रहेंगे, अबॉर्शन। तो ये सारी कुछ फाइंडिंग है वो हम देख सकते हैं मदर में किस वजह से, तो उस रूबेला के इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, क्लासिकल ट्रेड, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, दूसरा हमने पढ़ा था डिफनेस, थर्ड वन पढ़ा है कंजेनाइटल कार्डियक डिजीज, उसमें भी मोस्टली कौन सा, पेटेंट डक्टल आर्टरोसिस। जब हम आगे बढ़े थे तो माइक्रोसिपेली, मेंटल रिटार्डेशन और लर्निंग डिसेबिलिटी, प्री मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट एंड अबॉर्शन। इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं, तो कुछ हम इसके अंदर बोलते हैं कि सर स्किन चेंजेस, स्किन चेंजेस। और स्किन चेंजेस की अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्किन चेंजेस हम जनरली देखते हैं, तो पहला बोल रहा हूं ब्लूबेरी मफिन रेसेस, पहला सुनना बेटा, ब्लूबेरी, ब्लूबेरी मफिन रेसेस या रेसेस। दूसरा देखते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा। यानी कि हम दो कौन कौन से स्किन चेंजेस हम देखते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के साथ, तो इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लूबेरी मफिन रेसेस। और भी बहुत से डिजीज में देखने को मिलता है, वन बाय वन बताएंगे जब हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे। अभी सुनना, ब्लूबेरी मफिन रेसेस देखने को मिलता है किसके साथ, तो रूबेला सिंड्रोम के साथ, यानी बेबी की जो बहुत सारे स्पॉट है, बहुत सारे रेसेस मिलेंगे बॉडी पे, जिसका कलर कैसा होगा, ब्लू कलर टाइप का, ठीक है। तो ब्लूबेरी मफिन रेसेस। दूसरा थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा का मतलब ये हुआ कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसमें प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होगी, और जब प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होगी तो उस कंडीशन में अंडर स्किन ब्लीड हो सकता है। यानी आप देखोगे कि स्किन पे बहुत सारे रेसेस है, बहुत सारे स्पॉट्स है किसके, अंडर स्किन ब्लीडिंग के। जो आप पढ़ते हो पटेची, पर्पुरा, ई काइमोसिस, ये सारे क्या होते हैं, अंडर स्किन ब्लीड होते हैं। तो मैं पर्पुरा 20 बच्चे में क्या कर सकता हूं, देख सकता हूं। ब्लूबेरी मफिन रेसेस मुझे कैसे देखने को मिलते हैं, तो एक देखिएगा, एक डायग्राम जो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, जिसमें देख रहे होंगे कि बच्चे की पूरी बॉडी पे कुछ ऐसे छोटे छोटे स्पॉट देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ब्लूबेरी मफिन रेसेस। कौन से, ब्लूबेरी मफिन रेसे या रेसेस, ब्लूबेरी मफिन रेसेस, ठीक है। दूसरा आप देख रहे होंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, यानी अंडर स्किन, यानी अंडर स्किन क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हुई है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, और दूसरा कौन सा देखा था आपने, दूसरा कौन सा देखा बेटा, तो ब्लूबेरी मफिन रेसेस, ब्लूबेरी मफिन रेसेस। तो दोनों डायग्राम आपको समझ में आएंगे, तो नो डाउट हमने ये पढ़ा है। तो इसके रिगार्डिंग हमने कि कौन कौन से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो कि रूबेला सिंड्रोम में हम देखते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम आगे चलेंगे हम डायग्नोसिस की ओर, कि अगर रूबेला इन्फेक्शन हुआ है, कंजेनाइटल रूबेला इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हाउ टू डायग्नोस कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। तो अगेन बोल रहा हूं, रूबेला सिंड्रोम को डायग्नोसिस करने के लिए अगेन वही रहेगा आपका पॉजिटिव रूबेला आईजीएम, यानी कि अगर मैं कोड ब्लड में, कहां देखोगे आप, तो पहली बात तो कोड ब्लड में, और ये जो डायग्नोसिस है वो आपका कैसा रहेगा, कंफर्मेटिव टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है, तो कंफर्मेटिव टेस्ट है आपका पॉजिटिव रूबेला आईजीएम को हम क्या मानते हैं, कंफर्मेटिव टेस्ट मानते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, ये कहां से लेंगे, ब्लड सैंपल कहां से लेंगे, तो कोड ब्लड सैंपल में हमें क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रूबेला आईजीएम कोड ब्लड सैंपल में, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम अगेन मैं कह सकता हूं कि आईजीएम डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, आईजीएम डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। कौन सा सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, तो हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, HIA। कौन सा, HIA। कई बार पूछ लेता है कौन सा सीरोलॉजिकल टेस्ट हम प्रीफर करते हैं, कौन सा सीरोलॉजिकल टेस्ट हम प्रीफर करते हैं, तो आंसर रहेगा HIA, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। सॉरी, इसको मैं HAI लिखना चाहूंगा, सॉरी, HAI हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा सीरोलॉजिकल टेस्ट
हम यूज करते हैं आईजीएम को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर बोले कि हमें रूबेला इन्फेक्शन की एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा सीरोलॉजिकल टेस्ट हम यूज करते हैं, तो आंसर कौन सा रहेगा आपका HAI हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, इनहिबिशन टेस्ट। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं मोस्टली यूज, मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट की मेनली कौन सा टेस्ट है वो अपन यूज करते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा HAI हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। इसके अलावा हम और कहां से डायग्नोस कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वन आता है पॉजिटिव, सेकंड वन पॉजिटिव IgG या पॉजिटिव रूबेला IgG, पॉजिटिव रूबेला IgG। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि IgG वो क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, तो इसलिए हम इस डायग्नोसिस को क्या नहीं बोल सकते, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये नॉट कंफर्म डायग्नोसिस, नॉट कंफर्म डायग्नोसिस because IgG can cross placenta। ठीक है, और ये IgG डिसअपीयर कब होती है, हम इस पॉजिटिव रूबेला IgG को कब हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो जब हमने टॉक्सोप्लाज्मोसिस पढ़ा था तो मैंने बोला था 6 to 12 वीक, और इसमें मैं बोल रहा हूं अराउंड 6 वीक पे जो रूबेला की IgG एंटीबॉडी जो कि मैटरनल ओरिजिनेट थी वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। तो नेक्स्ट वन हम कह सकते हैं कि मैटरनल रूबेला IgG डिसअपीयर कब होती है, डिसअपीयर 6 मंथ्स ऑफ लाइफ, यानी बच्चे की लगभग 6 महीने की एज तक ये क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। तो आफ्टर 6 मंथ में किसको मान सकता हूं कंफर्म, इस पॉजिटिव रूबेला IgG को भी हम क्या कह सकते हैं, कंफर्म कह सकते हैं। तो इसका हम किस टेस्ट का यूज करते हैं, आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज, 6 मंथ ऑफ एज, 6 महीने के बाद हम इस टेस्ट का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हमने डायग्नोस किया था कि रूबेला को कैसे डायग्नोस करने, जितने भी कंजेनाइटल इन्फेक्शन है, सुनना ध्यान से, जितने भी कंजेनाइटल इन्फेक्शन की बात करेंगे उसमें कभी भी चाहे क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो IgG कभी भी करके मत आना, क्योंकि IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, तो मैं क्लियर नहीं कह सकता कि वो IgG मैटरनल ओरिजिनेटेड है या फिर फीटल ओरिजिनेटेड है, इसलिए कभी भी कंफर्मेटिव टेस्ट में हम इम्यूनोग्लोबुलिन जी को डिटेक्ट नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसके मैनेजमेंट की ओर, कि अगर रूबेला सिंड्रोम हुआ तो उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, क्या हमें इंटरवेंशन करने होंगे, तो हम मैनेजमेंट की ओर बढ़ते हैं। मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट में अगर हम बात करें रूबेला का, तो अभी तक किसी भी टाइप का कोई ट्रीटमेंट नहीं है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम और रूबेला इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, या रूबेला इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो पहला याद रखना, नो ट्रीटमेंट एग्जिस्ट, अभी तक तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है कंजेनाइटल रूबेला इन्फेक्शन का, या रूबेला इन्फेक्शन हुआ तो उसको ट्रीट करने का अभी तक तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब आप में से कोई एक नया ट्रीटमेंट निकाले तो अलग बात है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रूबेला का हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पर हाँ, अगर रूबेला इन्फेक्शन हो जाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अगर रूबेला इन्फेक्शन हो जाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सबसे बेटर इंटरवेंशन रहेगा। तो नेक्स्ट वन याद रखना, इफ रूबेला इन्फेक्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर रूबेला का इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, तो आंसर रहेगा आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी टर्मिनेट करना पड़ेगा, बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन बनेगा। सर ऐसा क्यों? अब मैं बोलूंगा अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में हुआ है तो मैंने बोला था सेकंड ट्राइमेस्टर में कोई मेजर एबनॉर्मलिटी नहीं देखने को मिलती है। मैक्सिमम जो मेजर एबनॉर्मलिटी वो कब हम देखते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो अगर रूबेला का इन्फेक्शन पहले ट्राइमेस्टर में हो जाए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अगर रूबेला इन्फेक्शन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा इंटरवेंशन ऑफ चॉइस, मैनेजमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा, तो आपका आंसर है बेटा, आपका आंसर है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर आइए बात करें सेकंड ट्राइमेस्टर में, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, एक मैं क्वेश्चन आपको और बता देता हूं, इफ रूबेला इन सेकंड ट्राइमेस्टर, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में रूबेला का इन्फेक्शन हुआ हो तो उस कंडीशन में मेनली कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो हियरिंग लॉस, कौन सी, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस या डेफनेस। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि अगर रूबेला का सेकंड ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन हुआ तो उस कंडीशन में कौन सी प्रॉब्लम कॉमनली देखने को मिलती है, तो हियरिंग लॉस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कभी पूछ सकता है कि अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में रूबेला का इन्फेक्शन हुआ तो उस कंडीशन में कौन सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, तो हियरिंग लॉस। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और उस कंडीशन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा इंटरवेंशन ऑफ चॉइस क्या रहेगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, अगर रूबेला से हमें प्रिवेंट करना है तो प्रिवेंटिव मेजर्स हमें क्या यूज करना पड़ेगा, तो वैक्सीनेटेड करने पड़ेंगे ऑल चिल्ड्रन को, यानी मीजल्स, मम्स और रूबेला के जो अपन इंजेक्शन, जो टीके, जो वैक्सीन जो हम दे रहे हैं, वो वैक्सीन हमें क्या करना पड़ेगा, सारे सब बच्चों को देनी है, ताकि उसमें रूबेला के खिलाफ क्या रहे, एंटीबॉडी रहे। और अगर आपने रूबेला का सपोज करो किसी बच्चे ने आपने वैक्सीन लगाया, उसमें रूबेला के खिलाफ क्या बना, एंटीबॉडी। इन केस अगर उसको कभी भी रूबेला का इन्फेक्शन होता है तो वो रूबेला एंटीबॉडी इस इन्फेक्शन को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी या उसको डैमेज कर देगी। अब सपोज करो एक गर्ल चाइल्ड है, उसको 8 बर्थ रूबेला का वैक्सीन लगा था, और जब भी वो उसकी लाइफ में प्रेगनेंसी की स्टेज में आएगी, जब वो बच्चा है, फीमेल चाइल्ड है, वो कितने साल का होगा, 20, 22, 25 साल का, जब वो आपका चाइल्ड बियरिंग एज में आएगा, यानी जब वो प्रेग्नेंट होने वाली स्टेज में आएगा, तो उसके पास क्या रहेगी, रूबेला की एंटीबॉडीज रहेगी। तो उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रूबेला का इन्फेक्शन अगर हुआ भी है तो वो रूबेला का इन्फेक्शन कहां नहीं होगा, फीटस को ट्रांसमिट नहीं होगा। इसलिए हमें सारे चिल्ड्रन को क्या करने का पड़ेगा, वैक्सीनेटेड। अब इसके साथ रूबेला, कंजेनिटल रूबेला इन्फेक्शन को कम करने के लिए
जो वैक्सीनेटेड हम बच्चों को कर रहे हैं, इसके साथ जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, जो कि क्या होगी इन फ्यूचर आगे के टाइम में जाके वो चाइल्ड बियरिंग एज में या वो प्रेगनेंसी स्टेज में आएगी, तो उससे पहले हम एडोलेसेंट एज में अगेन उसको क्या कर सकते हैं, इस रूबेला से वैक्सीनेटेड कर सकते हैं, ताकि कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम को हम क्या करें, प्रिवेंट करें। तो मैं कह सकता हूं कि और नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर्स आपका क्या हो सकता है, ऑल चाइल्ड वैक्सीनेटेड, ऑल चाइल्ड वैक्सीनेटेड, 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 वैक्सीनेटेड एज रेगुलर शेड्यूल, एट रेगुलर शेड्यूल, यानी जैसा कि आप जो आप रेगुलरली जो शेड्यूल से जैसा आप वैक्सीनेट करते हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या करना, वैक्सीनेट ऑल चाइल्ड वैक्सीनेटेड एज रेगुलर शेड्यूल्स एंड ड्यूरिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंट और ड्यूरिंग एडोलेसेंट लाइफ। एडोलेसेंट लाइफ में भी हमें क्या करना है, उसको वैक्सीनेटेड करना। किसको करना है, तो बेटा गर्ल्स को। हाँ, अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो चिल्ड्रंस में तो गर्ल्स चाहे बॉयज या गर्ल्स, यानी बॉय बेबी हो या फिर गर्ल्स बेबी हो, दोनों में हमें क्या करना, वैक्सीनेटेड करना। पर अगर हम बात करें तो एडोलेसेंट की, तो पापा से रूबेला का इन्फेक्शन नहीं हो रहा था, फादर से ट्रांसमिट नहीं हो रहा था, मदर से हो रहा था, तो उस कंडीशन में हम गर्ल्स चाइल्ड है उनको क्या करेंगे, वैक्सीनेटेड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें उस वैक्सीनेटेड के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, इफ रूबेला वैक्सीनेशन, अगर आपने रूबेला वैक्सीनेशन किया है, रूबेला वैक्सीनेशन किया, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एक मदर जिसने रूबेला का वैक्सीन, या मैं बोलूं मदर नहीं, कि एक लेडी जिसने रूबेला का वैक्सीन लगाया है, और अगर वो नर्स से पूछती है कि मैंने रूबेला का वैक्सीन तो लगा लिया, अब मैं मतलब हम जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यानी हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में हम सोच रहे हैं, तो उस टाइम नर्स का क्या इंटरवेंशन रहेगा, या नर्स उनको क्या इंस्ट्रक्ट करेगी। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगर रूबेला का वैक्सीन, अगर रूबेला का वैक्सीनेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें अवॉइड करना है प्रेगनेंसी को, अवॉइड प्रेगनेंसी, अवॉइड प्रेगनेंसी कितना, तो लगभग 2 to 3 मंथ, लगभग 2 से 3 महीने तक हमें प्रेगनेंसी को क्या करना है, अवॉइड करना है। बेस्ट आंसर आपको पूछा जाए कितने टाइम तक, तो लगभग कितना, 3 महीने तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर रूबेला का वैक्सीन लगाए तो कितने टाइम तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। आंसर क्या रहेगा आपका, 2 से 3 महीना। वही अगर आपको मैं बोलूं कि अगर रूबेला का इन्फेक्शन हुआ हो, किसी लेडी में रूबेला का इन्फेक्शन हो जाए, और वो आपसे पूछे कि मैं आप प्रेगनेंसी या फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रही हूं, तो उस कंडीशन में नर्स का क्या रेस्पॉन्ड रहेगा, उस टाइम नर्स उसको क्या रेस्पॉन्ड करेगी। तो हम कहेंगे कि आपको अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी को, या फिर मैं कह सकता हूं डू नॉट अडॉप्ट प्रेगनेंसी, डू नॉट अडॉप्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कब तक, तो आंसर याद रखना, अप टू 6 मंथ, लगभग 6 महीने तक आपको क्या नहीं करना है, प्रेगनेंसी को अडॉप्ट नहीं करना है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे जाते हैं कि हम जब भी वैक्सीनेटेड करते हैं तो कितने मदर को क्या इंस्ट्रक्ट करना है, तो अवॉइड करें प्रेगनेंसी को कम से कम 2 से 3 महीना। और वही अगर रूबेला का इन्फेक्शन हुआ तो कितने टाइम तक, 6 मंथ तक। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है कि नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, तो ड्यूरिंग वैक्सीनेशन 2 to 3 मंथ प्रेगनेंसी अडॉप्ट नहीं करना है। वही अगर रूबेला इन्फेक्शन की बात करें तो कम से कम कितना, 6 महीने। ठीक है, नेक्स्ट वन आपको थोड़े सिंपल क्वेश्चन वैसे आप पढ़ोगे, पर फिर भी आपको मैं याद दिला देता हूं। अगर मुझे रूबेला वैक्सीन की बात करें, ठीक है, तो रूबेला वैक्सीन एक लाइव वैक्सीन होती है। कैसी होती है बेटा, लाइव वैक्सीन होती है। 2-3 पॉइंट बता देता हूं, लाइव वैक्सीन है। कितना देते हैं, तो 0.5 ml इसकी क्या रहती है, डोज रहती है। कितना, 0.5 ml। और इसका जो रूट है वो कैसा रहेगा, सबक्यूटेनियस रहेगा। हो सकता है कभी आपको क्वेश्चन पूछे। बाकी आप जब भी वैक्सीनेशन हम पढ़ेंगे, या हम जब भी वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में जब पढ़ेंगे, तो हम इसको क्लियर करेंगे कि कौन सी वैक्सीन कब कब लगती है। अभी इतना सा याद रखना, जो रूबेला वैक्सीन है, अगर मैं रूबेला वैक्सीन की बात होती है, लाइव वैक्सीन है, जो कि 0.5 ml की डोज लगती है, और वो किस रूट से लगेगी, सबक्यूटेनियस रूट से क्या होती है, हम रूबेला को वैक्सीनेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक डिजीज पढ़ी थी, ये हमने कंजेनाइटल इन्फेक्शन पढ़ा था, जिसको हम कंजेनाइटल रूबेला इन्फेक्शन या कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।